किस तरह से हमारा गट यानी कि पाचन तंत्र बर्बाद हो रहा है या खराब हो रहा है, जिसके कारण असंख्य बीमारियां हमारी लाइफ में आ रही हैं। उसमें वीट का एक बड़ा रोल है। अगर मैं 66 साल की उम्र में बगैर किसी पेन के, बगैर किसी शुगर, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों के, और वह भी उस समय से निकल कर आया हूँ जहाँ मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, रह सकता हूँ, तो आप भी रह सकते हैं। काम इतना सा करना है कि कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राम वर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उन कुछ टॉपिक्स को जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि आज हम यंग एज में बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। हम अपने मूड को स्विंग होता हुआ देख रहे हैं और कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ या और दूसरी ऐसी डिजीज़ हमारी लाइफ में आ गई हैं जिसको कोप अप करना ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में पैंडेमिक की तरह आ रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज़ पैंडेमिक की तरह आ रही है। ओबेसिटी, डायबिटीज़ तो आप जानते ही हैं। हम वर्ल्ड कैपिटल बनते जा रहे हैं बहुत सारी बीमारियों के। कभी आपने सोचा है कि इनकी जड़ कहाँ है, इनकी रूट कहाँ है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी रूट बेसिकली आपका माइंड एंड गट कनेक्शन है, यानी कि आपका माइंड और आपका गट दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं और वही इसका रूट भी है। सही बात तो ये है कि जब वो इसका रूट है तो आपकी सेहत को दोबारा अगर आपको पाना है तो यहीं से उस रूट को एक बार फिर आपको बेहतर करना होगा, हील करना होगा। उसी के लिए मैं आज आपसे कुछ बातें करूंगा। कहा जाता है ना कि हर स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी होती है। तो मेरी स्टोरी यह है कि आई नेवर वांटेड टू बिकम ए वेलनेस कोच। मैं कभी कोई वेलनेस कोच नहीं बनना चाहता था, लेकिन बचपन में 13 साल की उम्र में मुझे माइग्रेन होने लगा था। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन वो माइग्रेन पीछा नहीं छोड़ता था। जब मैं 1978 में आया, करीब 18 साल की उम्र में, तो मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगा और वो इतना बढ़ गया कि जब मैं अपनी एमएससी कर रहा था जोधपुर यूनिवर्सिटी में, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से इसलिए बाहर निकलना पड़ा अपनी एजुकेशन को छोड़कर, क्योंकि मेरा पेप्टिक अल्सर अब फैटल हो सकता था, ख़तरनाक हो सकता था। जैसे तैसे मैंने अपने करियर को शुरू किया। एक छोटे से सेल्समैन की जॉब ली मैंने, और उसके बाद करीब एट द एज ऑफ 32 यानी कि 1991 या 92 में आई वॉज डायग्नोज्ड विद अ डिजीज़ कॉल्ड रूमेटाइड अर्थराइटिस। मुझे बताया डॉक्टर ने कि मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रही, क्योंकि मुझे घुटने स्वेलिंग होने लगी थी, सूजने लगे थे। और एक बड़े डॉक्टर ने एक सेंटेंस जो मुझे बोला था वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि शायद आप खड़े नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस बढ़ रहा है। यही वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ का कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूरा फ्यूचर मेरे सामने था, और यहीं से मैंने शायद किसी मोमेंट में मैनिफेस्ट किया होगा कि मैं एक बेहतर हेल्थ को एंजॉय करूँगा। तब मेरी लाइफ में एक वर्ड आया जिसका नाम था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि किस तरह से हमारी बीमारियां, हमारी सेहत, हमारा करियर, हमारी सक्सेस, हमारी रिलेशनशिप, सभी चीज़ एक ही जगह पर डिपेंड करती हैं, वो है हमारा माइंड। मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया एंड विद इन फ्यू वीक्स मैंने अपनी पेनफुल मेमोरीज़ को हटाना शुरू किया, जो ट्रॉमा की तरह पड़े थे। उन रेफरेंसेस को हटाया जो बीमारी के रूप में पड़े थे। उन आवाज़ों को भी हटाया जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। और जैसे जैसे मैंने अपने माइंड को हील करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरे जो डीप पैटर्न थे माइग्रेन के, वो ख़त्म होने लगे, एसिडिटी जाने लगी, और अचानक पाया कि मेरे घुटने भी ठीक होने लगे। तब से मुझे एक पर्पज़ मिला लाइफ का कि अगर मैं इस काम को कर सकता हूँ तो ये मुझे सबको बताना चाहिए। शायद इस पर्पज़ तक मुझे पहुंचाने के लिए ऑलमाइटी ने मुझे इन सब डिजीज़ के बहाने तैयार किया था, मैं ये मानता हूँ। उसके बाद मैंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया। करोड़ों लोगों को मैंने अपनी टॉक्स के द्वारा, अपनी टेक्निक के द्वारा एम्पावर किया है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आपका माइंड और आपका गट मिलकर आपकी सभी बीमारियों को पैदा करते हैं, और कैसे आज कुछ एक सिंपल मेथड्स के द्वारा अपने गट को और अपने माइंड को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि गट क्या है, यानी कि पाचन तंत्र क्या है। कई बार आप एक ही ऐड पढ़ते हैं या एक ही बात सुनते हैं कि मेरा पेट खराब है। पेट क्या हमारा गट है? बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली आपका गट यानी कि पाचन तंत्र शुरू होता है आपके मुंह से, फिर उसके बाद आपकी खाने की नली है, उसके बाद आपका स्टमक है जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पेप्सिन या फिर गैस्ट्रिन नाम के एंजाइम्स आपके खाने में मिलाए जाते हैं। उसके बाद छोटी आंत है
जहां पर इस खाने में से न्यूट्रिएंट निकालकर आपके ब्लड में भेजे जाते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके गट का, जिसे हमने सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया हुआ है, वो है हमारी बड़ी आंत, जिसे आप कोलोन कहते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन पार्ट है। तो आज अगर आप समझने की कोशिश करें पूरे के पूरे गट को, तो आपका स्टमक है जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपकी छोटी आंत है जहाँ पर आपके न्यूट्रिएंट आपके ब्लड को दिए जाते हैं आपके गट खाने से निकालकर, और उसके बाद है आपका बड़ी आंत जिसको आप कोलोन कहते हैं। आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके कोलोन यानी कि बड़ी आंत में 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया होने चाहिए, और उनकी प्रजाति कितनी है कभी आप समझ सकते हैं? मिनिमम 10,000। और एक बुक में लिखा है कि ये जल्दी ही जिस तरह से फाइंडिंग्स चल रही हैं कि आपके गट में करीब करीब 35,000 तरह के बैक्टीरिया होने चाहिए आपको हेल्दी रखने के लिए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से हमारा गट यानी कि पाचन तंत्र बर्बाद हो रहा है या खराब हो रहा है, जिसके कारण असंख्य बीमारियां हमारी लाइफ में आ रही हैं। पहला कारण है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। कई बार हम बहुत सारे इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, और कई बार हमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम कई बार सेल्फ हील करना चाहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर हमें एंटीबायोटिक इस तरह से दिया जाता है कि मानो वह हमें ठीक कर देगा। कई बार रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे गट के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 5 दिन के लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स किया है तो आपका गट फ्लोरा, जिसको आप गट बैक्टीरिया कहते हैं, वो 1 साल के लिए पूरी तरह से ऑल्टर हो जाता है। और जैसे ही वो ऑल्टर होता है, आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, गैस है, नींद का ना आना है, इवन मूड स्विंग है, आपके अंदर वाइटमिन्स की कमी पड़ने लगती है। ये है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड। आज हम बहुत सारा ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे पेरेंट्स नहीं खाते थे, और हमारे पेरेंट्स से ये बैक्टीरिया हमें मिले हैं, और जो बैक्टीरिया हमें मिले थे उनका खाना कुछ और था, और आज हम उन्हें कुछ और दे रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर खाते हैं, जब भी आप इमल्सीफायर्स खाते हैं जो हमारे खाने में मिलाए जाते हैं, जब भी आप ट्रांस फैट खाते हैं, ये बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिसको आप सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे साथ। और तीसरी चीज़ है वह है हमारा स्ट्रेस, हमारा माइंड। याद रखिएगा, हर एक थॉट वेगस नर्व से हमारे गट को डिस्टर्ब करता है, हर एक थॉट। याद रखिएगा, जैसे ही आप तनाव में होते हैं और आपके अंदर कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाता है, उसी वक्त आपके जो गट के बैक्टीरिया हैं दे बिकम पैरालाइज्ड, वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ही आप तनाव में आते हैं, उस टाइम जो एंजाइम्स आपके गुड डाइजेशन के लिए बनने थे वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही आप तनाव में आते हैं, जो आपका गट ब्रेन है, यानी कि जो मोटिलिटी क्रिएट करता है आपकी आंतों में, वो अचानक शांत हो जाता है, या इट इज़ टू मच एग्रेसिव, या वो इतना तेज हो जाता है कि आपको डायरिया हो जाता है। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपके गट को ख़राब कर रही है, जिसको आप खाते हैं, जो आपके खाने में आती है। पहली चीज़ है, अगर आप गट को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, ये पाया गया है कि वह बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही सपोर्टिव हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया के लिए वो काम नहीं करते। कई बार हमारे गट के जो सेंसर्स हैं, जहाँ पर हमारे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, वहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वह गलत असर करते हैं। जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली करीब करीब 2000 में, अब से 25 साल पहले, उसी वक्त मैंने मिल्क को पूरी तरह से छोड़ दिया था। जबकि मैं बिलोंग करता हूँ एक गांव को, एंड आई वाज फॉन्ड ऑफ टेकिंग मिल्क। मैंने 25 सालों से दूध नहीं पिया किसी भी फॉर्म में, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि जैसे ही आप दूध को छोड़ोगे तो पूरी तरह से छोड़ना। अगर आप अपने गट को ठीक करना चाहते हैं तो पहली चीज़ है मिल्क प्रोडक्ट से आप दूर रहें। दूसरी चीज़ है वो है शुगर। याद रखिएगा, जब भी आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो वह आपकी क्रेविंग नहीं है, वो आपकी भी भूख नहीं है। सही बात तो यह है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है उस शुगर के लिए, क्योंकि शुगर तो आपकी बॉडी अपने आप आपके फूड से बना रही है। पता है उस शुगर को कौन मांगता है? उसे मांगता है जो आपके बैड बैक्टीरिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा चुके हैं, और क्योंकि वहाँ पर गुड बैक्टीरिया की कमी पड़ गई है। तो जब भी आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, ये शुगर सिर्फ और सिर्फ बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा रही है, जो आपके लिए नुकसानदायक है। तीसरी चीज़ है ग्लूटन। याद रखिएगा, 1970 में जो व्हीट आता था वो आज नहीं आता। 1970 में व्हीट की लंबाई
1.5 मीटर हुआ करती थी, अब ये घटकर सिर्फ 45 सेंटीमीटर है। उस समय के वीट के ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया बैठ जाता था तो उस वीट को खराब कर देता था, लेकिन आज के गेहूं की पत्ती के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस बैठ जाता है तो याद रखिएगा उस गेहूं की पत्ती में इतना रेजिस्टेंस या इतना पेस्टिसाइड या इतना टॉक्सिन आ चुका है कि वह उस बैक्टीरिया के पेट को फाड़ देता है। अगर आप मॉडर्न बुक्स पढ़ें, लाइक व्हीट बैली है, ग्रेन ब्रेन है, आप पाएंगे कि जितना भी गट का हमने नुकसान किया है उसमें व्हीट का एक बड़ा रोल है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, उसे हम इमल्सीफायर कहते हैं। इमल्सीफायर्स बेसिकली वो केमिकल्स होते हैं जो दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड को जोड़ने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल पानी और ऑयल है, इन्हें आप एक साथ मिलाएंगे तो ये मिलेंगे नहीं, लेकिन एक बूंद इमल्सीफायर डाल दीजिएगा तो ये एकदम से मोम बन जाएगा, यानी कि ये मिक्स हो जाएंगे। यही तो काम आपकी इस आइसक्रीम में भी होता है, यही आपकी बहुत सारी सॉसेस में भी होता है, यही आपकी सलाद की ड्रेसिंग में भी होता है। याद रखिएगा ये जो इमल्सीफायर है ये हमारे गट के लिए बेहद नुकसानदायक है। अगर आप इन 4 चीज़ों को छोड़कर कुछ एक चीज़ों को करना शुरू करें तो आप अपने गट को बहुत कम समय में, मैं कह सकता हूं कि अगले 45 डेज में एक बार फिर रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल उठता है कि आप अपने गट को कैसे ठीक करें। चलिए मैं आपके साथ उन मेजर स्टेप्स को शेयर करता हूं जिसके द्वारा आप अपने गट को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं, हील कर सकते हैं, एक बार फिर नए तरीके से रीसेट कर सकते हैं। और ये जो 3 मेजर स्टेप्स हैं फ्रेंड, इनमें पहला स्टेप है आपका माइंड को रीसेट करना। हो सकता है कि आपके पास पेनफुल मेमोरीज पड़ी हो, कोई फेलियर पड़ा हो, ब्रेकअप पड़ा हो, ट्रॉमा पड़ा हो, एब्यूजेस पड़ी हो, आपके पास्ट में हो सकता है कोई फोबिया पड़ा हो। याद रखिएगा ये 24/7 आपके माइंड के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है और ये अनरेस्ट आपकी वेगस के नर्व के द्वारा आपके गट को मिल रहा है। और आपके गट के सेंटर, आपके गट की इम्यूनिटी और आपके गट का जो ब्रेन है अलोंग विद गट बैक्टीरिया, ये चारों के चारों डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आप माइंड को ठीक नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि गट के कितने भी आप उपचार या कितने भी ट्रीटमेंट कर लें वो बेकार रहेंगे, क्योंकि एवरी टाइम योर मैसेज इज गोइंग फ्रॉम योर माइंड टू योर गट। तो पहला काम करें कि आप अपने लाइफ से पेनफुल मेमोरीज को पूरी तरह से इरेज करें। नंबर 2, अगर आपके पास कोई भी मेंटल एंग्जाइटी चल रही है, इमोशनल एंग्जाइटी चल रही है, बॉडी में जो एंग्जाइटी आपके पास है ये शो कर रहा है कि इस समय आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि इनर अर्थक्वेक का शिकार हो चुके हैं। ये इनर अर्थक्वेक कभी भी आपके डाइजेशन को प्रॉपर होने ही नहीं देगा। आपके गट के बैक्टीरिया, आपके गट के गट सेंसर्स तभी बढ़िया तरीके से काम करते हैं जब उन्हें रेस्ट मिलता है। कहा जाता है ना कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये दोनों के दोनों पार्ट एक साथ चलते हैं। जब आप रेस्ट करेंगे दिमाग से, इमोशन से, तभी आप डाइजेस्ट भी करेंगे। तो पहला पार्ट है माइंड। आपके पास कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप रात को सोएं उस समय आप सभी मसलों को आप पूरी तरह से हैंडल कर लें। कोई फोबिया ना हो आपके पास, कोई बेकार के ट्रिगर ना हो, बेकार की मेमोरीज ना हो, बेकार के ट्रॉमाज ना हो। ये है पहला स्टेप। लेकिन दूसरा स्टेप है हमारा वेगस नर्व, यानी कि वो वायरिंग, वो नर्वस सिस्टम जो अपनी इंफॉर्मेशन जो हमने माइंड में रखी हुई है वो हमारे गट को दे दे। याद रखिएगा 21st सेंचुरी में हम इतने स्ट्रेस्ड या इतने बिजी या इतने एंग्जियस रहते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी वेगस नर्व है, वो टायर्ड हो चुकी है, वो बर्न आउट हो चुकी है। याद रखिएगा वेगस नर्व बेसिकली 2-वे हाईवे है। वो हमारे माइंड की इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी यानी कि गट को देता है और गट की इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड को देता है। सोचिएगा एक पल के लिए कि आपका माइंड बिल्कुल ठीक है और आपका गट भी ठीक है। आपका पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालने के लिए तैयार है, आपका गट मूव करने के लिए तैयार है, आपका गट खूबसूरत बैक्टीरिया से एक खूबसूरत एनवायरनमेंट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को माइंड से पहुंचाने के लिए जिस वायरिंग की आवश्यकता है वो खराब हो गई है। तो इसका मतलब है कि आपका गट कंफ्यूज्ड है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, याद रखिएगा उस समय आपका गट हो सकता है बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपकी वेगस नर्व वो बर्बाद हो गई है। तो दूसरा काम है कि आप अपनी वेगस नर्व को ठीक करें। अगर आप चाहते हैं कि वेगस नर्व को ठीक करें तो आप मेरे फॉर्मूले को लागू करें जो मैं यूजुअली अपने ऊपर लागू करता हूं। पहला है कि जब भी आप वेगस नर्व को एक्टिवेट करना चाहते हैं, वेगल टोन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ठंडे पानी में स्नान करना शुरू करें या फिर ठंडे पानी में बैठें, बर्फ़ के पानी में। जब भी आप ऋषिकेश जाएं, हरिद्वार जाएं, पहाड़ों में जाएं, ऐसे झरने में बैठें या ऐसी झील या ऐसी नदी में बैठें, यहाँ तक डूबकर अपनी गर्दन तक, ताकि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाए।
और दूसरा ये है कि हर रोज़ आप क्वालिटी रिकवरी टाइम ज़रूर करें 15 मिनट के लिए। ये सिर्फ आपकी वेगस नर्व को ही ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपके डाइजेशन को भी ठीक करेगा और आपके ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखेगा। अब सवाल उठता है कि क्वालिटी रिकवरी टाइम हम कैसे लें? तो 15 मिनट के लिए शव आसन करना शुरू करें। ये तो आप जानते ही हैं। स्टिल लेटना शुरू करें। कोई विचार आ रहा है आने दें, जा रहा है जाने दें। या फिर आप योग निद्रा करना सीख सकते हैं। ये बहुत आसान है। जब आप इन दोनों प्रक्रियाओं को करते हैं तो आप अपनी वेगस नर्व को या वेगल टोन को बेहतर कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है हमारा फूड, वह है हमारा खाना। क्योंकि याद रखिएगा, आपका गट डायरेक्टली विचारों के साथ साथ, थॉट के साथ साथ आपके खाने के साथ जुड़ता है। तो आपके खाने में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके बैक्टीरिया को या तो नुकसान दे या बैड बैक्टीरिया को फ़ायदा पहुंचाए और आपके सेंसर को बिना मतलब ओवर रिएक्टिव कर दे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, कुछ चीज़ों को छोड़ना है, लेकिन 2 चीज़ों को इंक्लूड करना है अपने खाने के साथ। पहली चीज़ है कि आप हमेशा फाइबर खूब खाना शुरू करें। क्या आप जानते हैं कि 1950s में हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वज या फिर हमारे परिवार के जो सीनियर सिटीजन्स थे, वो कितना फाइबर खाते थे? 70 to 100 ग्राम पर डे। हम कितना खाते हैं? आप चौंक जाएंगे। आपका एवरेज आता है 15 ग्राम पर डे। यानी कि वी आर स्टार्व्ड बाय फाइबर, यानी कि वी आर फाइबर स्टार्व्ड पीपल। हम उस कार्ब को खा रहे हैं, उस खाने को खा रहे हैं जहाँ पर फाइबर ही नहीं है। याद रखिएगा, जब हमारे पेट में फाइबर नहीं होगा तो कभी भी हमारे जो गट के सेंटर्स हैं, गट के बैक्टीरिया हैं, वो डेवलप नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ है गट के बैक्टीरिया, जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। ये आप 2 तरह से ले सकते हैं। एक, अपने खाने को इस तरह से डिज़ाइन करें कि जहाँ पर आपको प्रोबायोटिक रोज़ मिलते रहें। उसका नाम है फर्मेंटेड फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी इडली, अगर उसे आप ठंडी करके खाते हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो आपके पेट को चाहिए। ढोकला, यह भी एक फर्मेंटेड फूड है, इसे भी आप खा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कांजी, बीट रूट की, और उससे भी बढ़िया है आपको राइस कांजी बनानी आनी चाहिए। जब आप इसको डेली लेना शुरू करते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि जैसा आप पढ़ेंगे या आप जानेंगे कि हमारी जो स्पीसीज़ है गट बैक्टीरिया की, वो बहुत कम रह गई है। इसलिए कई बार आप मार्केट से प्रोबायोटिक को खरीदिए और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। वहाँ से कुछ बैक्टीरिया आपके गट के अंदर एक बार फिर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक को जब आप लेना शुरू करते हैं तो आप खूबसूरत तरीके से अपने गट को हील कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, अगर आपका सवाल यह है कि अगर मेरे पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ चुकी है तो अब मैं उसे कैसे ठीक करूँ, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी किचन में जाकर ठीक कर सकते हैं, जो मैं रोज़ करता हूं और पिछले 2 साल के अंदर अपने गट को पूरी तरह से रिन्यू कर चुका हूं, बगैर किसी पैसे के। पता है वो क्या है? वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन बेसिकली हमारे बैड बैक्टीरिया का दुश्मन है और गुड बैक्टीरिया के लिए वह एक अमृत है। और करक्यूमिन को आप हल्दी से प्राप्त करते हैं। तो जब भी आप सुबह उठें और आप हल्दी की चाय पीना शुरू करें, यानी कि आपने हल्दी को थोड़ी देर के लिए उबाला, जो कच्ची हल्दी होती है, वह जो वाटर है दैट इज़ द बेस्ट फॉर किलिंग द बैड बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूसिंग द गुड बैक्टीरिया। इसे हम करक्यूमिन कहते हैं। इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी एज है, आप यूथ हैं, आप मिडिल एज में आते हैं या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप किसी भी एज में एक बार फिर यंग रहना शुरू कर सकते हैं। बस इतना सा करना है कि माइंड, गट और वेगस नर्व को रिन्यू करिए। अगर मैं 66 साल की उम्र में बगैर किसी पेन के, बगैर किसी शुगर, डायबिटीज़ और दूसरी बीमारियों के, और वह भी उस समय से निकल कर आया हूँ जहाँ मुझे बहुत सारी बीमारियाँ थी, रह सकता हूँ, तो आप भी रह सकते हैं। और आपको ये करना भी चाहिए। काम इतना सा करना है कि कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। जैसे ही आप इतना करेंगे, आप पाएंगे कि यू आर बिकमिंग द असेट्स फॉर द सोसाइटी। इससे पहले कि मैं एंड करूं, आप सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करूंगा मैं जोश टॉक का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप तक पहुंचूं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।